फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो भी साउंड से जो भी कंटेंट दिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको सीखा होगा। तो आज उसी से रिलेटेड यानी साउंड से ही रिलेटेड उसका अंतिम पार्ट होने वाला है। तो इसे अंतिम अंत तक वॉच करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो देखें, हम देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा साउंड के बारे में क्या इसमें था, बची हुई चीजें जो थी। तो ये आप ग्राफ देख रहे होंगे और इस फिगर को भी आप देख रहे होंगे। तो इसी से हम समझते हैं बहुत सारी चीजें इसमें हैं, समझेंगे। तो यहां से देखिए, ये आपका वेव की जो डायरेक्शन इस तरह से है ना जा रही है, यानी ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है, और जो ऑसिलेशन है कण की इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। ये भी मैंने उसी का बना रखा है जो आप देख रहे होंगे इमेज। इसमें उसका जो पैटर्न है, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से आगे की ओर वो बढ़ता जा रहा है। ये हमने अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये पैटर्न है। यदि इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं आपको कि यहां से यानी प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु तक ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक कंपन पूरा हो रहा है। यहां से यहां तक एक कंपन बोले कि कंप्लीट हुआ। इसमें यदि बात करें तो यहां से यहां तक ये भी एक कंपन कंप्लीट हुआ, कंप्रेशन से कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन। अच्छा, इसमें देखें थोड़ा, तो यहां से यहां तक जाने में मानते हैं कि टी टाइम लगता है। कितना? टी टाइम। तो अब देखेंगे कि टी टाइम जो लगा, तो ये क्या है, यानी कि ये जो टाइम है इसे हम बोलते हैं आवर्त काल, यानी कि टाइम, आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब हुआ कि एक कंपन करने में जितना समय लगता है, एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहेंगे। यानी कि एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाता है। अब ये कंपन कौन कर रहा है? तो कण करेंगे। जाहिर सी बात है कि कण जो है आगे पीछे इसमें दोलन करेंगे। यदि हम इसे इस फॉर्म में समझें, मान लेते हैं कि ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन है। तो ऐसे भी आपको पता है कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो एक ही प्लेन में मूव करता है, और जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग है वो तीनों प्लेन में 3 डायमेंशनल मूवमेंट उसका होता है। अब हमने देखा कि एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद एक और टर्म पे आते हैं। यदि हम आवृत्ति की बात करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी की हम यदि बात करें, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, आवृत्ति में बार बार रिपीटेशन इसमें हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसे हम आवृत्ति कहेंगे। रिपीटेशन किसका हो रहा है? कंपनों का। इस तरह से यहां से यहां तक एक कंपन कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि इसको मिटा दें तो इसमें 2 कंपन यानी 2 हर्ट्ज वाली इसमें तरंग दिख रहा होगा आपको। आवृत्ति को जो डिफाइन करते हैं, तो आप बताइए कि यहां से यहां तक आने में हमें टी टाइम लगा, यानी एक दोलन पूरा करने में टी समय लगता है। टी समय में यानी टी सेकेंड में एक दोलन या एक कंपन पूरा करता है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड में करेगा 1/t दोलन या कंपन जो कहें, यानी 1 सेकेंड में 1/t दोलन। तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितना बार कंपन हो जाता है, 1 सेकेंड में चाहे 10 बार करे, 20 बार करे। मान लीजिए किसी को मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना किया है? 2 बार कंपन, तो इसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो गई उस साउंड की आवृत्ति। सपोज ये और करता आगे कंपन, हो सकता है 10 हर्ट्ज कर ले, तो इसको भी हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी 1 सेकेंड में 10 बार किया वो। 1 सेकेंड में जितना बार कर ले, जितना बार कंपन हो जाता है, वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो हमने डिफाइन किया फ्रीक्वेंसी को ऐसे करेंगे कि 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या जो है वो
क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी, आवृत्ति कहलाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और इसे इस तरह से टाइम का यदि हम ऐसा यूनिट लिखें तो सेकेंड होता है, और इसको इस तरह से इन्वर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ये जो 1 यहाँ होता है ऊपर जाने के बाद इन्वर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी माइनस के रूप में माइनस। ये हमारा हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति का मात्रक ये भी हो सकता है, हर्ट्ज भी हो सकता है। हर्ट्ज तो आपका जो हेनरी हर्ट्ज थे उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या हुआ? हर्ट्ज। कभी कभी ये भी आ सकता है ऑप्शन में, तो इसको भी ध्यान रखें, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। तो हमने बात किया आवृत्ति यानी आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में। आवर्तकाल के बारे में क्या किया कि एक कंपन करने में जितना समय लगा वो आवर्तकाल होगा। और दूसरी चीज हमने क्या देखा आवृत्ति के बारे में कि 1 सेकेंड में जितना बार कंपन कर लेता है, जैसे 1 सेकेंड में 10 बार ही करे तो इसकी आवृत्ति 10 होगी। जब 1 सेकेंड में 2 बार करे तो होगी। यदि कहीं आपको लिखा मिल जाए ये फिगर 500 हर्ट्ज, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में इतना बार कोई चीज कंपन कर रहा है, यानी आवृत्ति ये कहलाएगी। आवृत्ति कितनी होगी? 500 हर्ट्ज। उसके बाद हम एक और यहाँ इसमें टर्म देखें यदि, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ t समय में, ये हम तरंग की दूरी कहेंगे। और इसको हम यदि ऐसे इस फॉर्म में दिखाएं, ऐसे देख पा रहे होंगे आप, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है ये हमारा यदि कह दे तरंग दूरी यानी लैम्ब्डा के रूप में इसको हम इंडिकेट करें, तो इसको हम यदि बोल दे गर्त, सॉरी इसको श्रिंग बोल दें, और ये श्रिंग कहलाता है, और इसको हम क्रेस्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है वो गर्त या ट्रफ, तो ये भी गर्त हुआ। तो ये दोनों गर्तों के बीच की दूरी या फिर ये दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी ही हमारा क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। और तरंग दैर्घ्य क्या है? t समय में चली गई दूरी है। t समय में तरंग के द्वारा चली गई क्या है? ये दूरी है। अब यहाँ देखिए इसी को यदि देखा, अच्छा ये श्रृंग और ये श्रृंग की जो बात है और गर्त की, ये किस यानी कि किस प्रकार के तरंग में देखने को मिलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त के रूप में जो है वो वेव गमन करता है। तो अनुप्रस्थ में जो गति होती है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि तीनों XYZ तीनों प्लेन में मूव होता है। यानी कि इस तरह से देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये श्रृंग कहलाएगा, और फिर डाउन होगा तो गर्त कहलाएगा यानी ट्रफ कहलाएगा। तो C को हमने ये दिखाया है और R को नीचे वाला। तो इसमें भी यदि आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक यदि बोले हम तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो, एक कंपन, और एक कंपन पूरा क्रम यदि हम उसी तरह से T ले ले यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें सेम ये बन जाता है मेरा। एक और हाँ, तो लैम्ब्डा के बारे में कह रहे थे, लैम्ब्डा के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। T समय में यानी T सेकेंड में चली गई दूरी जो होगा वो होगा हमारा लैम्ब्डा। लैम्ब्डा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ये सिंबल से लिखा गया है इसको। तो T सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? लैम्ब्डा। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? लैम्ब्डा बाई T, ये लैम्ब्डा हुआ और T इधर जाएगा यूनिटरी मेथड से। तो 1 सेकेंड में जो दूरी चली गई, 1 सेकेंड में जो दूरी चली गई उसी को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, चाल का डेफिनेशन क्या होता है? चाल का डेफिनेशन यही होता है कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रति इकाई समय ही है, मतलब 1 सेकेंड ही है, तो इसको हम सीधा बोल देंगे चाल। चाल बराबर लैम्ब्डा बाई T, यानी लैम्ब्डा यदि है तो उसको दूरी कहेंगे, और ये हमारा समय होगा यानी आवर्तकाल है। यहाँ आवर्तकाल के रूप में इसको हम रखेंगे आवर्तकाल। तो ये हमारा रहा चाल यानी कि दूरी बटा आवर्तकाल यानी लैम्ब्डा बाई T। अब हम बात करेंगे तीनों के संबंध के बारे में कि आवर्तकाल यानी T और आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और एक रहा आपका तरंग दैर्घ्य। ये तीनों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। और इसके संबंध के यानी रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो चाल बराबर जो हमारा निकल के आया वो आया
यहाँ कर देते हैं इसको, चाल जो निकल के आया वो आया हमारा लैम्बडा बाई टी, यानी v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। इसको आगे यदि हम बढ़ाते हैं तो लैम्बडा और यहाँ 1 बाई टी कर सकते हैं इसको, ये 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा लैम्बडा, और 1 बाई टी की जो वैल्यू है हमारा 1 बाई टी की वैल्यू वो है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। यानी बोले तो v इक्वल टू हमारा लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी आया ये, और एक ये वाला, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। जैसे हम अभी एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको। मान लीजिए कि एक मक्खी है और उसका वाइब्रेशन 5 हर्ट्ज पर सेकेंड है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज। एक मक्खी की फ्रीक्वेंसी यानी उसके पंख के जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज ऐसे दे रखा है। अब बोलेगा कि आवर्तकाल बताइए, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है और आपसे पूछेगा आवर्तकाल यानी कि टी बताना है आपको। तो यहाँ आप जाएंगे कि इससे आप देख पा रहे होंगे कि रिलेट कर रहे हैं कि एफ और टी इसी में है, तो इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एफ देखिए फार्मूला आपका है, अब क्रॉस गुना करेंगे, एफ टी इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टी को इधर छोड़ देंगे और ये 1 बाई एफ हो जाएगा, और एफ को हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है 500, और ये हमारा आएगा 0.002 सेकेंड। अब देखिए टाइम पीरियड हमने निकाला इसको 0.002 सेकंड। कहने का अर्थ ये हुआ, टाइम पीरियड यहाँ देखिए क्या है, एक कंपन करने में लगा समय, तो ये एक कंपन करने में लगा समय निकल आया आपका, यानी कि टाइम पीरियड है आवर्तकाल निकल के आया है। ये जो दिया होता है फ्रीक्वेंसी, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये एक सेकेंड में इतना कंपन है, एक सेकेंड में 500 हर्ट्ज है, और हमको निकालना है आवर्तकाल। मतलब सीधा बात है कि एक कंपन करने में कितना, इतना कंपन करने में तो 1 सेकंड लगा, 500 हर्ट्ज कंपन करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो हमें 1 हर्ट्ज कंपन का फाइंड करना था। 1 हर्ट्ज कंपन में कितना समय, उसी को तो आवर्तकाल बोल रहे हैं, तो ये आवर्तकाल हम लोगों ने फाइंड किया। इसी तरह से और इससे भी मतलब रिलेट करके क्वेश्चन आपको दे सकता है कि v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, आने की तरंगदैर्घ्य और उन्हें फ्रीक्वेंसी को लेकर के भी, खैर उसको हम न्यूमेरिकल्स जो वीडियो आएंगे उसमें हम करवाएंगे। अच्छा, ये तो हमने बात किया आवृत्ति, आवर्तकाल और तरंगदैर्घ्य के बारे में समझा और उसके रिलेशंस के बारे में समझे। इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, जैसे ध्वनि के कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं ध्वनि के, साउंड के, उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ हम हेडिंग देते हैं ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में देखेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आयाम को देखेंगे, उसके बाद आयाम हो गया, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा तीव्रता आ जाएगा, फिर प्रबलता आएगा, प्रबलता, और फिर गुणता आएगा, और एक और आपका आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी, और ये हमारा होगा लाउडनेस, और ये होगा क्वालिटी ऑफ साउंड कहेंगे इसको। तो आयाम, तीव्रता, प्रबलता और गुणता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आयाम हम कहेंगे तरंग की ऊंचाई को हम आयाम कहेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये देखिए, ये जो विस्थापन हो रहा है कण का अपने माध्य स्थिति से, जितना ऊपर विस्थापन होगा, हो सकता है और चले जाए, ऊपर जाए, तो जितना ज्यादा ऊपर होगा हम उसको आयाम कहेंगे। यानी तरंग की ऊंचाई, एकदम जनरल भाषा में तरंग की ऊंचाई क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। आयाम का मतलब हो गया तरंग की ऊंचाई, और इसी को हम लोग यदि अच्छी तरह से लिखें तो माध्य स्थिति से कण के अधिकतम विस्थापन, ठीक है, अधिकतम दूरी जो कण यहाँ अधिकतम विस्थापित हो रहा है माध्य स्थिति से, उसे हम आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, एक तरह से डिस्टेंस ही है तो मीटर ही होगा, जैसे तरंगदैर्घ्य का था। उसके बाद हम थोड़ा प्रबलता पर बात करेंगे। प्रबलता, जिसको हम लाउडनेस बोलते हैं, लाउडनेस। ये प्रबलता क्या है, तो प्रबलता कहने का अर्थ ये हुआ
कि कोई भी ध्वनि कितना तेज हमारे कानों को सुनाई पड़ रही है या कितना स्लो सुनाई पड़ रही है, वही है प्रबलता। यानी हमारे कानों की संवेदना का सूचक है प्रबलता, संवेदना को बताता है। प्रबलता यानी लाउडनेस जो है किसी भी ध्वनि की, कितनी ऊंचाई, कितना ऊंचा आवाज आ रहा है या कितना नीचा आवाज आ रहा है, वो प्रबलता है। जैसे हम यहाँ दो फिगर बनाते हैं, एक इस तरह का है और एक इस तरह का फिगर है। अब बताइए कि किसका ज्यादा प्रबलता होगा, इसका या फिर इसका? प्रबलता इसमें ज्यादा होगा इसका। इस जो ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत से जो निकल रही है, इसकी प्रबलता अधिक होगी। अब बताइए इसका रीजन क्या है? क्योंकि आयाम ज्यादा है। तो सीधा सीधी बात ये हुआ कि आयाम पर डिपेंड करता है प्रबलता। जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ज्यादा प्रबलता होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा उतना प्रबलता होगा। अब देखिए एक बड़ा सा, यदि हम एग्जांपल देते हैं आपको, एक बड़ा सा ढोलक है, एक छोटा सा है ना, इसका वाइब्रेशन जो है एरिया, वाइब्रेटिंग एरिया देखिए, और इसका देखिए, यदि सेम एनर्जी से ठोका जाए तो आपको आवाज जो है कानों में, जो ज्यादा आवाज जो जाएगा, लाउडनेस जिसका होगा इसका होगा, बड़ा वाला का, छोटा वाला का नहीं होगा। कारण कि इसमें जब पीटा गया तो इसका जो आयाम है बहुत ज्यादा, तरंग, इसका एरिया ज्यादा है, इसलिए इसका आयाम बहुत ज्यादा निकल के आया, और आयाम ज्यादा होने से लाउडनेस यानी आवाज आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगी। यानी प्रबलता क्या मैंने बताया, कानों की संवेदना है, ये कानों की संवेदना है, कितना तेज सुनाई, तो इसमें हमें तेज सुनाई पड़ेगी, इसमें सॉफ्ट सुनाई पड़ेगी। तो छोटे जो ये छोटा वाला जो ढोलक है, इससे साउंड थोड़ा कम आता है, और इससे आपको पता होगा कि बड़ा वाला से ज्यादा आता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा वाइब्रेटिंग एरिया, उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड बनता है, यानी आयाम बनता है, और उसके हिसाब से कानों में आवाज आता है। ये हमने प्रबलता की बात की और आयाम की बात की। उसके बाद हम तीव्रता की बात यदि करते हैं, तो तीव्रता है क्या उसको समझते हैं। तो तीव्रता और प्रबलता में ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, लोग डिफरेंस है, लेकिन बहुत कोई एक ही मान लेते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं इसको भी। मान लीजिए कि ये आपका एक एरिया लेते हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और इससे 1 सेकेंड में जितना एनर्जी पास होगा, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, वही हमारा क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा। जितना एनर्जी पास करेगा 1 सेकेंड में, वही हमारा क्या होगा, 1 सेकेंड में, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, वही हमारा तीव्रता होगा, इंटेंसिटी होगा। अब क्या है कि तीव्रता भी किस पर डिपेंड करेगा, वो भी आयाम पे करेगा, उसको भी लिख लेते हैं। यानी इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, आयाम के स्क्वायर का। अब बताइए कि आयाम को यदि दुगना कर दिया जाए तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए, 2 का स्क्वायर दुगना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जा रहा है, आधा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई भाग हो जाएगा फिर इंटेंसिटी। यदि मान लीजिए हम 2 का स्क्वायर किए तो 4 गुना हो गया इंटेंसिटी। आयाम को यदि दुगना कर रहे हैं तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी स्वाभाविक है कि 4 गुना हो जाएगा। यदि इसी को हम कह दें कि नहीं, सो आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, इंटेंसिटी घट जाएगा। यदि हम आयाम को कम कर दें तो इंटेंसिटी घट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ प्रबलता क्या था और तीव्रता क्या था, इसमें थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये तो संवेदना है, एक हर कानों की संवेदना अलग अलग डिफरेंस होती है, किसको कितना आवाज सुनाई पड़ रहा है, तेज या थोड़ा बहुत, तो वो संवेदना के हिसाब से प्रबलता तय होता है, लाउडनेस, कि आपको कितना आवाज सुनाई पड़ा, आपका कानों की संवेदना कितनी है। लेकिन भैया तीव्रता जो है ना, वो तो जो ले जा रहा है 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो एनर्जी ले जा रहा है, वो तो ले जाएगा ही, इसका तो ले जाना है, इसका तो प्रॉपर्टी जो है तीव्रता उतना एनर्जी जो है लेके जाएगा ही। ये तो तीव्रता फिक्स है कि ये 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से उतना एनर्जी रहेगा इसका, बल्कि हमको सुनाई कम पड़ रहा है तो वो क्या कहलाया, संवेदना कहलाया। कम है तो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, वो संवेदना ही होता है प्रबलता यानी लाउडनेस। तीव्रता में क्या हुआ, हमने क्या देखा तीव्रता में कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से जितना एनर्जी पास कर रहा है वही तीव्रता है। 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना एनर्जी पास कर रहा है वही तीव्रता है। तीव्रता हम इसी को कहेंगे। उसके बाद हम यदि बात करते हैं, ये हमने देखा, आयाम भी समझ लिया, तीव्रता, प्रबलता, और अब हम गुणता की बात करते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का आवाज, मान लीजिए कि एक रूम में कोई 10 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है, आप आवाज यदि बाहर है आप और आवाज सुनाई जा रहा है आपके कानों तक, तो आपको पता चल जाता है कि किसका आवाज आ रहा है। तो ये किस कारण से होता है, अब सबकी आवाजों को पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है, किसका आवाज आ रहा है, तो वो होता है गुणता के कारण।
जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, हारमोनियम है, गिटार है, वायलिन है, इस तरह के, तो आपको पता चल जाता है आप सुनने के बाद कि किस तरह का ये साउंड हारमोनियम का आ रहा है, उसको आप मतलब अलग कर पाते हैं साउंड को, तो वो है गुंता, उसी को हम लोग गुंता। अच्छा, एक बच गया था पीच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तारत्व ही बोलेंगे हम लोग, तारत्व यानी पीच। पीच क्या है? ये साउंड के पतला और मोटा होने के बारे में बताता है, किसका साउंड मोटा है या किसका पतला। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो पीच है इस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आवृत्ति पे डिपेंड करता है पीच। देखिए हम दो फिगर फिर से आपको समझा देते हैं इस फिगर से। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से देखिए ये है, और एक आपका ऐसे है, इस तरह से जा रहा है। तो देखिए इसका पीच ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसकी आवाज जो होगी पतली होगी और इसकी आवाज मोटी होगी, सीधा सीधी बात। इसलिए कि देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से मोटी पतली आवाज आएगी। तो ये स्त्रियों में ऐसा खास है कि उनकी आवाज पतली होती है और पुरुषों में थोड़ा मोटी होती है, क्योंकि उनका ये जो फ्रीक्वेंसी होता है थोड़ा कम होता है, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच होगा और उतनी पतली आवाज होगी। कहने का मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एक सेकेंड में जितना बार उनकी जो कंपन है कनों की आवाज निकालने के बाद होगी, तो उनकी पिच भी अधिक होगी, यानी कि साउंड पतली होगी। तो ये हमने आयाम, तीव्रता, प्रबलता, गुणता और पिच के बारे में समझा अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रबलता के बारे में। यदि देखें प्रबलता, तो प्रबलता के बारे में देखें थोड़ा सा, यहाँ स्पेस है, हम इसमें बता देना चाहते हैं। प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है डीबी, यानी डेसिबल। डेसिबल भी ग्राहम बेल जो थे उनके नाम पे आया हुआ डेसिबल। तो यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए कि हम 30 डीबी की बात करते हैं, तो ये आवाज जो है ना, ये फुसफुसाहट वाली ध्वनि है ना, फुसफुसाहट इसको बोल सकते हैं, एकदम हल्का सा जो आवाज है वो। और यदि हम 60 डेसीबी की, इसमें पेंडुलम की भी गति, यानी कि जो सरल लोलक होता है उसकी भी गति बोल सकते हैं आप। और 60 डीबी की आवाज जो है साधारण जो बातचीत होता है, साधारण बातचीत कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं, वो आवाज है। तो यहाँ तक तो खैर ठीक है, 60 डीबी आवाज कोई दिक्कत हमारे स्वास्थ्य के लिए या कानों के लिए नहीं है। लेकिन 80 से 85 डीबी की यदि हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, और इसमें यदि लगातार इस ध्वनि को सुना जाए रेगुलर, तो हमारे कानों पे असर पड़ेगा और कान जो है वो खराब होने के चांस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे हम यदि बात करते हैं 130 डीबी, ये जो है जेट जो है ना प्रोड्यूस करता है, और डेंजर है ये, तो कान का पर्दा भी इससे जा सकता है। 150 डीबी यदि हम बढ़ते जाएं तो और हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। यहाँ तक कि आपका इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, हाई जो फ्रीक्वेंसी उसके चलते। तो ये हमने डेसिबल की बात की, यानी प्रबलता का मात्रक डेसिबल, याद रखिएगा प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। अच्छा, कुछ साउंड की स्पीड की हम यदि बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। जैसे सपोज यही हम दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम में जो स्पीड का साउंड का जो स्पीड होता है वो 6420 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद हम स्टील की बात करते हैं यदि, तो इसमें 53 यानी 59 यानी 5960 मीटर पर सेकेंड। वही आयरन की यदि बात करते हैं तो इसमें 5950 मीटर पर सेकेंड होगा। और यदि आगे चलते हैं, मान लीजिए हम ये आयरन की बात के, मान लीजिए हम हवा में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 331, 22 डिग्री पर बोले तो ये 344 मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसे जनरली हम हवा की बात करते हैं यदि, तो ये हो जाएगा आपका 346 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह हम पानी में यदि बात करते हैं, शुद्ध पानी में, है ना, तो वो होता है 1498 मीटर पर सेकेंड, अशुद्ध जल भी बोल सकते हैं इसको। और समुद्र की जो जल होती है उसमें यदि कहे तो 1531 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, यहाँ सबसे ज्यादा किस गैस में ध्वनि की चाल होती है, तो आप कहेंगे कि वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा गति होती है, हाइड्रोजन गैस में होती है सबसे ज्यादा गति, क्योंकि ये सबसे कम जो घनत्व है इसी का होता है। हाइड्रोजन गैस का जो टेबल है आपका, सारणी है पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें सबसे कम घनत्व वाले तत्व हाइड्रोजन ही है।
और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा स्पीड यदि हम कहें तो हाइड्रोजन में ट्रेवल करता है। तो ये रहा आपका काफ़ी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में बना दिया जाता है कि जो एक स्वस्थ जो साउंड है यानी कि कान के लिए वो कितना है, तो 60 डेसिबल बोलेंगे, और जो फुसफुसाहट है वो 30 डेसिबल, और 80 से 85 एक खतरनाक साउंड है, मतलब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस उससे उत्पन्न होने से रेगुलर सुनने से नुकसान हो सकता है। तो हमने आज साउंड के जो भी क्वेश्चंस बनने लायक थे और जो भी टॉपिक में था मैंने क्लियर किया उसको। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।